बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में जो है हम लोग एक नई टाइप 3 डिस्कस करने वाले हैं और इस टाइप का नाम है नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। व्हाट डज दैट मीन? अभी तक जो हम लास्ट एक्सरसाइज हमने की है उसमें जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे उनको हम रिड्यूस कर लेते थे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊँ, x+2 था, इसका स्क्वायर आता था। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर तो है लेकिन इसे हम रिड्यूस करके एक दफ़ा a/x+2 कर देते थे और नेक्स्ट में b/x+2 का स्क्वायर कर देते थे। सो एक ये जो है ये रिड्यूस हो सकते थे। ठीक है, एक दफ़ा लीनियर फैक्टर में और एक दफ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। बट अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप, उसमें क्या होगा कि नॉन रिपीटेड, एक तो रिपीट नहीं होंगे फैक्टर्स और दूसरा ये कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आएंगे हमारे पास वो रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर हमारे पास x² + 9 है। सो x² + 9 जो है ये किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से जो है वो रिड्यूस नहीं हो सकता, ये क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक ही रहेगा। सो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा हो और वो रिड्यूस भी ना हो सकता हो, सो उसके न्यूमरेटर में हम क्या ऐड करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर वो फर्स्ट टर्म के नीचे आ रहा है सो दैट विल बी ax + b। उसके ऊपर हम दो कोफिशिएंट्स मेंशन करेंगे उसके, एक a और एक b, और फर्स्ट वाले के साथ x मेंशन कर देंगे। आई रिपीट कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर तो आ रहा हो बट वो रिड्यूसिबल ना हो। अब ये जिस तरह क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन ये रिड्यूसिबल है, यानी कि स्क्वायर था सो इसे हमने रिड्यूस कर लिया, एक दफ़ा लीनियर में और एक दफ़ा क्वाड्रेटिक में। लेकिन अगर वो फैक्टर्स डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ रहे हों बट रिड्यूसिबल ना हो, सो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए लिखने का मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो डिफरेंस ये है, जब नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो उसके न्यूमरेटर में जो हम ऐसे फ्रैक्शंस बनाते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में, तो वहाँ पर हमारे पास दो कोफिशिएंट्स आएंगे, एक a और एक b। क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है सो न्यूमरेटर में भी हमारे पास दो कोफिशिएंट्स आएंगे। सो फर्स्ट जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ x लग जाएगा, दरमियान में क्या आ जाएगा? प्लस का साइन, और डिवाइडेड बाय वो जो भी आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेट्स से दैट इज x² + 2। सो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। सो अभी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, नोटबुक की तरफ चलते हैं। सो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल को। ओके, सो ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहला काम मैं चेक करूँ कि आइदर इट इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर। सो दिस इज़ प्रॉपर क्योंकि न्यूमरेटर की जो पावर है वो 1 है और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो 3 है। सो दिस इज़ प्रॉपर। सो नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे अपने डिनोमिनेटर को कि किस टाइप के फैक्टर्स हैं हमारे पास। सो अगर डिनोमिनेटर को देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर तो आ रहा है बट दैट इज़ नॉट रिड्यूसिबल। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पार्शियल फ्रैक्शन इसके कैसे बनेंगे कि जब भी हमारे पास लीनियर फैक्टर आ रहा है तब तो सिंपल सी बात है कि आपने एक जो है वेरिएबल लिखा, यहाँ पे a लिख दिया मैंने यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में क्या? फर्स्ट फैक्टर आ गया। लेकिन जब हमारे पास अब नेक्स्ट आप देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर है बट रिड्यूसिबल भी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मैंने आपको बताया था कि हमारे जो न्यूमरेटर है उसमें दो कोफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, एक b, अब a तो हो चुका, सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? b और c। सो फर्स्ट वाले के साथ b और c आ गया। सो फर्स्ट वाले के साथ क्या आता है? x, और दरमियान में आ जाता है प्लस, और डिवाइडेड बाय वो क्वाड्रेटिक फैक्टर। सो ये दो जो है वो b और c यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो यहाँ x² है। सो इट मीन्स यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक b की होगी और एक c की होगी। तो जब भी इररिड्यूसिबल फॉर्म आए तो उसे हमेशा हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे, लाइक bx + c हो गया, या ax + c हो गया, या cx + d हो गया, या कुछ भी। सो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल्ड समझा दिया है। सो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने का वही प्रोसीजर है। सो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सो नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर? डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके लिख रही हूँ। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरे फैक्टर्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। या एक काम करती हूँ, मैं इसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ बजाय इसके कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। लेट मी सॉल्व इट।
ओके, सो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पर। सो कटिंग कर लेते हैं, ये पूरा कट हो गया। सो यहाँ से x प्लस 3 और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाला फैक्टर जो है वो कट हो गया। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गई यहाँ से मेरे पास, 11x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। सो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। सो नेक्स्ट स्टेप इज इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाएंगे और चेक करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास कितने लीनियर फैक्टर्स हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, सो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। सो क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी लीनियर फैक्टर्स होंगे उनको इक्वल टू 0 रखेंगे। इस केस में हमारे पास एक है, सो इस एक की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लॉयज दैट x इज इक्वल्स टू -3। सो यहाँ पर इसे रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ जहाँ पर भी इस इक्वेशन में x आ रहा है वहाँ -3 पुट कर दें। सो 11 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू -3, इसका क्या है स्क्वायर, फिर है प्लस 9 प्लस, अब ये वाली जो टर्म फैक्टर है इसके साथ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, bx प्लस c इंटू 0। इसकी वैल्यू 0 थी, सो हमने 0 मेंशन कर दिया। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा -33 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और आ जाएगा 9 प्लस 9, और ये क्या आ गया 0। सो -33 एंड प्लस 3 ये आ गया -30 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 18a। तो यहाँ से जो है हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पर, अच्छा जी यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन करनी है, एक साइन की मिस्टेक हो गई है। दैट इज़ यहाँ पर जो x प्लस 3 है, दिस इज़ नॉट x प्लस 3, दिस इज़ x माइनस 3। जहाँ जहाँ पर भी x प्लस 3 आ रहा है इसे मैं रिप्लेस करूँगी अब x माइनस 3 के साथ, क्योंकि ये साइन की जो है वो मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन में हमारे पास x माइनस 3 था, ठीक है। तो इसे मैं रिप्लेस कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो है मैंने रिप्लेसमेंट कर दी है माइनस की, और इसी तरीके से जब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +3। -3 की जब हमने एक वैल्यू निकाली यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +3। तो यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेते हैं, +3, और यहाँ पर भी क्या हो गया +3। सो 11 इंटू +3 क्या आ जाएगा, +33, ठीक है, और 33 + 3 आ जाएगा मेरे पास 36। तो ये जो थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई थी, आपने जो है इसे करेक्ट कर लेना है मेरे साथ साथ, जैसे कि मैंने भी करेक्ट कर दिया हर जगह पे। तो यहाँ से जो है मेरे पास a की वैल्यू निकल आएगी, a इज़ इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अभी हमारे पास b और c की वैल्यू अननोन है, लेकिन अब हमारे पास कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है, जैसे कि हम इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और कोफिशिएंट्स कंपेयर करने वाले मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन मैं राइट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 को। तो क्या करेंगे हम कि इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 11x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ax² प्लस 9a प्लस, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे bx को x के साथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर bx², फिर bx को मल्टीप्लाई करेंगे तो bx इंटू -3 मेरे पास क्या आ गया, -3bx। इसी तरीके से c को मल्टीप्लाई कर लें, c इंटू एक्स प्लस cx, इसी तरीके से c इंटू -3 आ गया। सो अब हम यहाँ से कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया x² के कोफिशिएंट सबसे पहले लिखते हैं। x², एक ये है मेरे पास और एक ये है। सो कॉमन लेने के बाद बचा a प्लस b। फिर नेक्स्ट x के कोफिशिएंट्स, x के कोफिशिएंट्स में मेरे पास एक ये वाला फैक्टर है और एक ये वाला फैक्टर है। सो x के कोफिशिएंट्स में मेरे पास आ गया यहाँ से -3b और यहाँ से क्या आया +c, और एट द एंड हमारे जितने भी कॉन्स्टेंट्स बच गए हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, 9a - 3c। सो अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो ये आपने पूरा लिखना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट। सो x² के कोफिशिएंट्स को जो हमने कंपेयर किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, a प्लस b। सो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास x की वैल्यू है x² की, नो, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। सो x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, -3b प्लस c
-3b प्लस c इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x का क्या कोफिशिएंट है 11। तो यहीं से जो है हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो हमें थर्ड इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि हमें पता है कि a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, सो इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का और इसे 4 का। a की जो वैल्यू है इसे मैं रिप्लेस कर दूंगी इन इक्वेशन नंबर 3। a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से जो है मेरे पास b की वैल्यू आ गई दैट इज़ -2। जब मेरे पास b की वैल्यू आ चुकी है तो उसे मैं यहाँ रिप्लेस करूँगी इन इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ से जो है अब मैं c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगी। यहाँ पर मैं रिप्लेसमेंट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 4 में क्या, b की जगह पर -2। -3 इंटू -2 प्लस c इज़ इक्वल्स टू क्या है 11। तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू निकल आई, c इज़ इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई। इसे रिप्लेस कर देंगे अब फाइनली इक्वेशन नंबर 1 में। अगर बुक की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो हमारे पास रिप्लेसमेंट के बाद फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा, ये a की जगह पर 2 आ गया, b की जगह पर जैसे कि आपने देखा हमारे पास -2 था, -2x प्लस c था, यहाँ पर c की जगह पर क्या आ गया 5। तो ये थी जी हमारी एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ और देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। मैं क्या कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन को लिख रही हूँ नोटबुक की तरफ। तो ये आ गया जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज प्रॉपर, न्यूमरेटर की पावर कम है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। सेकंड स्टेप में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को चेक करेंगे। एक हमारे पास लीनियर है, ओके। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक बट इररिड्यूसिबल। इसका मतलब हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा, 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में आएगा। लिख लेते हैं इसे पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा a/x प्लस 3, क्योंकि हमारा लीनियर फैक्टर था, इसके ऊपर a की कोफिशिएंट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक है और इररिड्यूसिबल है, तो क्या आ जाएगा bx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं क्या करूँगी कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड्स पे। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। कटिंग्स कर लेते हैं और यहाँ से ये वाला फैक्टर जो है वो कट हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गई यहाँ से मेरे पास, 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू क्या बच गया x प्लस 3। इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में देखूँ, हाउ मेनी लीनियर फैक्टर्स आर देयर इज ओनली 1 लीनियर फैक्टर दैट इज x प्लस 3। क्या करेंगे, x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -3। यहाँ से इसे पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से एक वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। तो यहाँ से जो है मैंने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई -2। अभी तक b और c की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 को राइट करेंगे और इसे आगे सॉल्व करेंगे और फिर इससे जो है कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगेन लिखते हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 को। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस a को मैंने मल्टीप्लाई किया जस्ट। अब नेक्स्ट पे क्या करेंगे कि bx को पहले लेंगे और इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या आ जाएगा bx इंटू एक्स bx स्क्वायर। bx इंटू प्लस 3b(x). इसी तरीके से c को जब हमने x के साथ किया क्या आ गया, प्लस cx। c को जब हमने 3 के साथ किया तो प्लस 3c आ गया। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे। 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की कौन कौन सी टर्म है, ये रही। a प्लस b आ गया यहाँ से। नेक्स्ट इज x के कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं। एक ये x की टर्म है और एक ये x की टर्म है। क्या आ गया मेरे पास यहाँ से 3b, तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास c, और लास्ट पर जो है हमारे कांस्टेंट्स उन्हें भी मेंशन कर दें, दैट इज एक ये वाली टर्म a और एक 3c। a प्लस 3c यहाँ से आ गए।
तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना। सो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। सो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को जब मैंने कंपेयर किया, राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या कोफिशिएंट्स हैं, a प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, सो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, 0। इसी तरीके से जब मैंने x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, क्या है यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स 3b प्लस c, 3b प्लस c इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड पे x का क्या कोफिशिएंट है, 3, विच इज इक्वल्स टू 3। सो हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी है, सो यहाँ से हम पहले b की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और यहाँ से b जो है c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। सो पहले जो है हम इक्वेशन नंबर 3 को लेंगे, ये मैंने पकड़ा अपनी इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन 3 थी मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से जो है मेरे पास b की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, b इज इक्वल्स टू 2। सो जब b की वैल्यू आ गई, अब हम इसे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर इन इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये मेरे पास जो है क्या आ गया, 3 इंटू बी की जगह पर क्या आ गया, 2 प्लस c की जगह पर क्या, c एज इट इज़, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो 3 2 ज़ा 6 प्लस c इज इक्वल्स टू 3। सो c इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6। सो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई -3। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और अब c की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब हमारी जो तीनों वैल्यूज़ थी फाइंड आउट करने का काम वो ख़त्म हुआ। तो अब हम रिप्लेस करेंगे a, b और c की वैल्यूज़ को इन इक्वेशन नंबर 1। ऑल राइट, सो ये आ गई मेरे पास सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, इसे मैंने राइट डाउन कर लिया यहाँ पर। सो a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, अब मैं आपके सामने वैल्यूज़ पुट करके दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। a की वैल्यू थी मेरे पास -2, सो माइनस यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ गया। सो नेक्स्ट b की क्या वैल्यू आई है, 2। सो 2 के साथ क्या है, x। सो 2x प्लस c की वैल्यू क्या है, -3। सो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस और ये बन गया 3। सो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने के साथ साथ ही हमारी आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। सो दिस वाज अ न्यू टाइप जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन आस्क ईजिली इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ईजिली आस्क इन द फेसबुक ग्रुप। सो प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।